हेलो क्लास ट्वेल्थ। अभी हम लोग जो टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बोर्ड के पॉइंट से जो सबसे पहले आता है वो है डेफिनेशन, बीओपी की डेफिनेशन। तो जब पेपर में लिखने को आएगा बीओपी के नाम में ही पता है हमको बैलेंस वर्ड आ रहा है, BALANC, बैलेंस जो खुद से बैलेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको पेमेंट दी, इनकम दी है 100 रुपये, पॉकेट मनी दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, उसको 50 रुपये का आपने बिस्किट खर्च कर लिया और 50 रुपये का आप अपना स्टेशनरी का सामान ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए पैसा कितना आया, वो आया 100 रुपये, और कितना पैसा गया, वो गया 100 रुपये। इसका मतलब जो नेट ट्रांजेक्शन हुआ वो कितना हो गया, 100 रुपीज़ का। इसीलिए हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बच्चों जो पैसा आता है वो प्लस में, जो पैसा आपका खर्च किया वो माइनस में। जब आप प्लस का 100 करेंगे और इधर माइनस का 100 करेंगे तो देखिए बैलेंस कितना बचा, 0। इसी सिस्टम को भारत में डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्रेडिट और डेबिट का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं कि बीओपी ऑलवेज बैलेंस क्यों होता है, तो उसका रीजन आप इस एग्जांपल के थ्रू भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीओपी? तो वी कैन सी हियर, बीओपी इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें किसी एक कंट्री या से और बाकी वर्ल्ड के बीच के होने वाले सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को एक फिक्स्ड पीरियड, यूजली 1 साल के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यानी बीओपी में सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, और 1 साल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, या फिर एक कंट्री का मल्टीपल कंट्रीज से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके अभी यहाँ पे देखिए एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, यहाँ पे मीम में भी दिख रहा है, विजिबल इनविजिबल कैपिटल ट्रांसफर सभी का हिसाब लेगा तेरा बीओपी। ये बड़ी फेमस मीम है। बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें विजिबल आइटम भी इंक्लूड होता है, इनविजिबल आइटम भी इंक्लूड होता है, और कैपिटल ट्रांसफर भी इंक्लूड होता है। अभी हम इसको धीरे से समझेंगे, विजिबल और इनविजिबल का क्या मतलब है। विजिबल आइटम वो जैसे गुड्स जो सरकारें या कोई भी देश इंपोर्ट करता है या फिर उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको विजिबल आइटम में रखते हैं। इनविजिबल आइटम जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज, जब कोई देश किसी भी देश एक दूसरे देश की सर्विसेज को हायर करता है तो उसको हम बोलते हैं इनविजिबल आइटम। और कैपिटल ट्रांसफर, बच्चों कैपिटल के लास्ट लेटर पे जाएंगे एल, और एल का मतलब होता है लायबिलिटी। ऐसे टेक्नोमिक ट्रांजेक्शन जिससे किसी देश पे लायबिलिटी चढ़ती है या फिर लायबिलिटी उतरती है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शंस। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी जो बीओपी होता है उसमें 3 तरीके का ट्रांजेक्शन हो रहा है, विजिबल आइटम का ट्रांजेक्शन, इनविजिबल आइटम का ट्रांजेक्शन, और कैपिटल ट्रांसफर्स। ओके अब इसको आगे समझते हैं। पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो असर्शन रीजन में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी आता है, लिखा है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते हैं, यानी बीओपी में सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते हैं। सेकेंड नंबर, ट्रांजेक्शन्स रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होते हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेजिडेंट। ठीक है, इसको समझते हैं, रेजिडेंट कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनका इकोनॉमिक जो मोटिव होता है ना, इकोनॉमिक जो इसके रिलेशंस होते हैं वो किसी देश से जुड़े होते हैं, है ना, जब तो हम इनको रेजिडेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके इकोनॉमिक हित जुड़े होते हैं किसी देश से तो उसको रेजिडेंट कहते हैं। एंड सिटीजन जो होते हैं वो रेजिडेंट से डिफरेंट है। सिटीजन और रेजिडेंट में डिफरेंस होता है। सिटीजन का मतलब तो सिर्फ निवासी है, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा हो उस देश में चाहे ना कर रहा हो, है ना। लेकिन जो रेजिडेंट होगा उसका हित जुड़ा होगा पैसे से रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स उसमें जुड़े होते हैं। ओके, तीसरा ये जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है ये सिर्फ एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है। और चौथा, बीओपी में डबल एंट्री सिस्टम चलता है। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए जिसमें बीओपी के फीचर्स पूछे तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखना है। डबल एंट्री सिस्टम एमसीक्यू में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है कि रेजिडेंट में कौन इंक्लूड होता है। पीवाईक्यू में रेजिडेंट में भी क्वेश्चन बन चुका है, डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजन। रेजिडेंट का मतलब नेशनैलिटी नहीं होता है, एक बात तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जब किसी व्यक्ति का, अभी मैंने बताया था, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश से जुड़ा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। इसका मतलब रेजिडेंट में कौन लोग इंक्लूड होते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन अगेन स्टार्ट हो गया। बच्चों रेजिडेंट पे आते हैं उस देश के जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे उस देश के हो चाहे ना हो,
जैसे जो नॉर्मली उस कंट्री में रहते हैं। तो एक तो वो इंडिविजुअल हो गया। फिर लिखा है चाहे नेशनलिटी इंडियन हो या फॉरेन, ये असर्शन रीजन में कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। चाहे कोई फॉरेनर यूएसए से इंडिया में आया है और इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है, तो वो सिटीजन नहीं कहलाएगा इंडिया का, वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे फर्म्स एंड कंपनीज हैं जो उस कंट्री में ऑपरेट कर रही होती हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड हो जाती है। देन गवर्नमेंट भी है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जिसमें एनजीओ वगैरह भी आते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट भी आते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इनके इकोनॉमिक हित जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है किसी एक देश से, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट्स उस कंट्री। तो रेजिडेंट में इतने लोग इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन ए फॉरेनर लिव्स इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर एंड दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। जब कोई फॉरेनर भारत में 1 साल से ज़्यादा रह लेता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसे का कमाना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है इंडिया से, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिडेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिडेंट। 1 साल से ज़्यादा प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो ये एग्जाम में आपको बोर्ड्स में लिख कर आना है। ओके, अब देखिए पीवाईक्यू ट्रैप, बोर्ड में जो क्वेश्चन ट्रैप मारते हैं, पहला, क्या नेशनलिटी रेजिडेंसी की इक्वल होती? नहीं, नेशनलिटी तो सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो राष्ट्रीयता कहलाता है, लेकिन रेजिडेंसी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो लिखा है रेजिडेंसी डिपेंड्स ऑन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो रेजिडेंट में आता है। अब बच्चों बात करते हैं बीओपी का स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें समझेंगे हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए कैपिटल का जो लास्ट लेटर है वो है एल, एल का मतलब बोलता है लायबिलिटी। जब किसी देश में ऐसे ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड किए जाते हैं जिससे उस देश पे लायबिलिटी चढ़ती है, लायबिलिटी उतरती है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसी एल का, ये जो लास्ट लेटर एल है, इसी का एक और हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म। ऐसे ट्रांजेक्शंस जो लंबे समय के लिए किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस। तीसरा, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसको समझते हैं यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, पहला लायबिलिटी, दूसरा लॉन्ग टर्म एंड द थर्ड वन इज कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू में, असर्शन रीजन में, एमसीक्यूज में आ चुके हैं कैपिटल अकाउंट के। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को। नंबर 1 इज एफडीआई, नंबर 2 इज एफआईआई या एफपीआई, नंबर 3 इज कमर्शियल बोरोइंग्स, कमर्शियल बोरोइंग, BORROWING, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी इसको बोलते हैं। एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जब कोई देश दूसरे देशों से उधार लेता है तो उसको ईसीबी में इंक्लूड करता है। एंड एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एफडीआई और एफआईआई की। पहली चीज तो ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं, ये दोनों ही कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के। किस में रखा जाता है इसको, कैपिटल अकाउंट में। एफडीआई का फुल फॉर्म लिख कर आएंगे पेपर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो, ये है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये किसी, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो इंडिया में आके किसी एक कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर लेती है या खरीद लेती है, तो उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं क्योंकि उसने एक काम डायरेक्टली किया। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी कंपनी के शेयर्स को नहीं, किसी कंपनी को डायरेक्टली नहीं परचेज करती, बल्कि वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में, तो हम उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्टली या शॉर्ट में एफडीआई किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया गया पैसा होता है, लेकिन जो एफपीआई होता है वो इंडिया की स्टॉक मार्केट जैसे एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो पोर्टफोलियो का कहलाता है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में जाना 3 तरीके के ट्रांजेक्शन्स, नंबर 1 एफडीआई, नंबर 2 एफपीआई, नंबर 3 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबी। ये 3 ट्रांजेक्शन्स को हमें रखना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो करंट अकाउंट में एक बार देख लेते हैं। करंट अकाउंट देखिए शॉर्ट टर्म होता है, ये रीअकरिंग ट्रांजेक्शन्स वाले होते हैं। अभी हमने पढ़ा था करंट और कैपिटल का डिफरेंस, करंट एंड कैपिटल।
कैपिटल का लास्ट लेटर एल, एल का मतलब लायबिलिटी, एल का मतलब लॉन्ग टर्म। और बच्चों करंट अकाउंट अगर रिकरिंग नेचर का होता है तो कैपिटल अकाउंट कैसा होगा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब ये बार बार नहीं होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ये रिकरिंग होता है, रिपीट होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है, शायद हर दिन हो रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी ये रिकरिंग नेचर का है। इसीलिए ट्रेड इन गुड्स ये किसका पार्ट हो जाएगा? करंट अकाउंट का। ट्रेड इन सर्विसेज ये किसका पार्ट हो जाएगा? करंट अकाउंट का। सर्विसेज में बच्चों बैंक इनविजिबल आइटम भी इंक्लूड होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया और सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमने देखा ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ये करंट अकाउंट के पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम तो हमें जो सीधे सीधे मिल रही है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो पैसा अंदर आया, जो पैसा बाहर गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, जो सैलरी हमने बाहर बेची है। सेकेंडरी इनकम बोर्ड में कई बार एमसीक्यू भी पूछा है। सेकेंडरी इनकम को यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। यूनिलेटरल मतलब जो सीधा डायरेक्शन में जाए, है ना। और ये यूनिलेटरल कहलाते हैं इसीलिए क्योंकि इनके बदले में कुछ नहीं मिलता। नथिंग इन रिटर्न, नथिंग इन रिटर्न। इसको हम लोग फ्री का पैसा भी बोलते हैं, फ्री का फंड। ठीक है, जैसे कि गिफ्ट हो गया, रेमिटांस हो गया एंड फॉरेन एड। फॉरेन एड क्या होती है? एड का मतलब होता है सहायता, और फॉरेन मतलब जो विदेशों से सहायता आती है। किसी मान लीजिए भारत के राज्य में बाढ़ या तबाही हो जाती है, तो जो विदेशी जो हमको सेवाएं मिलती हैं, फंड मिलता है, वो फॉरेन एड में इंक्लूड किया जाता है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब जो फ्री का फंड हो गया, इसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं देना होता है, जैसे गिफ्ट हो गया, रेमिटांस हो गया और फॉरेन एड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। एफडीआई का पैसा, एफपीआई यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स में लगाते हैं, इसमें आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और एफडीआई में कंट्रोल होता है सरकार का या फिर आरबीआई का, इसीलिए उसको एफडीआई बोलते हैं। इसमें फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लास्ट वन इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी, जिसमें हम लोन वगैरह देते हैं, इंक्लूड करते हैं। ओके बच्चों, पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज का चेंज दिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया कैपिटल का लास्ट लेटर एल, एल मींस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम इंक्लूड करें बीओपी, बीओपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? बीओपी। ओके, दूसरा पीवाईक्यू पे बेस्ड एक ट्रैप और आता है कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट को हम बीओपी का डेफिसिट भी बोल सकते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या बीओपी का डेफिसिट बोला जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीओपी में तो बच्चों दोनों चीजें आ जाती हैं, करंट भी आ जाता है और कैपिटल भी आ जाता है। इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट को हम पूरी तरीके से बीओपी डेफिसिट नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये बोलते हैं कि बीओपी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है ना, अकाउंटिंग सेंस में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बीओपी हमेशा कैसा होना चाहिए? बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट दोनों हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी, लेकिन बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, क्योंकि बीओपी एक नैरो कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक बीओपी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तो एक नैरो, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सरप्लस में भी जा सकता था, डेफिसिट भी जा सकता था, लेकिन क्या बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा सकता है? नहीं, वो हमेशा बैलेंस होता है। ओके, कैपिटल अकाउंट से सीओ2 को फाइनेंस किया जाता है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को, अगर इस डेफिसिट यानी घाटे का भरपाई करनी है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट से आएगा। एल का मतलब लायबिलिटी चढ़ती भी है, लायबिलिटी उतरती भी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग आ जाते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रखा गया है। नंबर वन, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें फिजिकल गुड्स, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो आपको दिखाई दे रही है। नंबर टू, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अगर इंडिया में राफेल खराब हो गया, हमने फ्रांस से इंजीनियर मंगाया, तो वो किस में जाएगा? ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सर्विसेज, क्योंकि उसने आके सर्विस प्रोवाइड की हमें, इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो पहला है ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स एंड द सेकंड वन इज ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सर्विसेज। ओके, थर्ड वन इज ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इनकम, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इनकम इन्वॉल्व होती है रेजिडेंट की।
चौथा है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर। बच्चों अभी बताया था ट्रांसफर का मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, ये सब फ्री का पैसा है, रेमिटांस, गिफ्ट, फॉरेन एड एंड डोनेशंस। ये हो गया हमारा चौथा ट्रांजेक्शन, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनकम, ये करंट अकाउंट का पार्ट होता है। ओके, तो अभी हमने देखा वो करंट अकाउंट का पार्ट हो गया। अभी जो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें एसेट और लायबिलिटी अफेक्ट होती है। एसेट क्रिएट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, लायबिलिटी क्रिएट भी होती है, लायबिलिटी का कम भी होती है। जैसे एफडीआई के इनफ्लो से हमारे यहाँ जो लायबिलिटी है वो क्या है, कम होगी, ऑब्वियस बात है, एसेट क्रिएट होगी। परचेज ऑफ फॉरेन शेयर्स, ठीक है, इस तरह के ट्रांजेक्शन इनमें इंक्लूड होते हैं। ये है क्रेडिट एंड डेबिट इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब पैसा आया, तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो तो वो डेबिट में जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास से जा रही है इसलिए वो आउटफ्लो हो रही है, तो आउटफ्लो क्या हो जाएगा, डेबिट में जाएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रही है तो वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, यानी वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, कौन से ट्रांजेक्शन्स बीओपी में इंक्लूड नहीं होते हैं? एमसीक्यू में कई बार इस पे क्वेश्चन दाग सकता है आपसे, कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। जैसे कि गिफ्ट्स विद इन अ सेम कंट्री, जब आप एक ही देश में गिफ्ट को भेजते हैं, अपने ही जैसे भाई को गिफ्ट किया आपने तो वो क्या हो जाएगा, सेम कंट्री में जाएगा, तो वो बीओपी में इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, फॉरेन कंट्री में भेजेंगे तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर का पार्ट बन जाता है। दूसरा, फ्री सर्विसेज विदाउट इकोनॉमिक वैल्यू, इलीगल ट्रांजेक्शन्स, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स, यानी रेजिडेंट टू रेजिडेंट आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो बीओपी का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों इस टॉपिक पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी तक तो हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अब अगला जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी। बीओपी और बीओटी में क्या अंतर है इसको समझते हैं। जब हमने बीओपी की बात की थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बच्चों इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थे बीओपी में। लेकिन जब हम बीओटी की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं जो इसमें गुड्स इन्वॉल्व हो, यानी सामान का आदान प्रदान, ठीक है, जितने भी गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बीओटी की डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछा भी गया है, डिफरेंस भी आता है और डेफिनेशन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन अ गिवन पीरियड इजली 1 ईयर, उसको क्या बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं। इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम होता है, जो गुड्स, मान लीजिए हम स्टील को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो स्टील हमारे लिए एक गुड के समान है, तो वो जो गुड हमको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट हो जाएगा। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, मतलब इसमें सिर्फ विजिबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम इसको बीओटी में दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, ओनली विजिबल ट्रांजैक्शंस। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में बच्चों विजिबल प्लस इनविजिबल, जिस इनविजिबल किसको कहते हैं, सर्विसेज को बोलते हैं, विजिबल जिसको गुड्स को बोलते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ विजिबल आइटम के ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं, राइट। एक तो ये पोर्शन हमारा खत्म होता है, बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस है। आप इस मीम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं अच्छे से, देखिएगा। ये थोड़ा हैवी है, विशाल का है, इसीलिए इसको बीओपी बोला, और ये जो छोटा सा है ये इसको क्या बोलते हैं, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें विजिबल इनविजिबल दोनों तरीके के ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं, बट इसमें सिर्फ विजिबल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब किताब जितना होता है वो बीओटी का पार्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन और डिफरेंस दोनों अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, आप नोट करिएगा उसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। इस चैप्टर का लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस पे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे बोर्ड में आ चुके हैं। ऑटोनॉमस आइटम क्या होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स विच टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। ये हमेशा ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब जो खुद से हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन्स देश में चलते ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम है ऑटोनॉमस। एंड दे आर अंडरटेकन फॉर इकोनॉमिक रीजंस, इसको पैसे कमाने के उद्देश्य से हमेशा किया ही जाता है, जैसे कि प्रॉफिट, इनकम, ट्रेड, एंड नॉट टू करेक्ट बीओपी डेफिसिट और सरप्लस। इसका उद्देश्य हमें बीओपी में जो डेफिसिट यानी घाटा हो रहा है या बीओपी में सरप्लस आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए नहीं होता कि डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है तो हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम बैलेंस करने वाले ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करेंगे तो वो ऑटोनॉमस नहीं कहलाएगा,
वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है एकोमोडेटिंग आइटम्स के ट्रांजेक्शन्स। ऑटोनोमस क्या है? ये नेचुरल वे में होते ही है। जैसे कि कोई हर देश प्रॉफिट कमाना चाहता है, हर देश इनकम जनरेट करना चाहता है, जीडीपी को बढ़ाना है, जीएनपी को बढ़ाना है, जीवीए को बढ़ाना है, यानी ये सारे जो नेचुरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हर देश में चल रही है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑटोनोमस। एफडीआई एफपीआई कैसा हो जाएगा? ऑटोनोमस। जो दूसरा वाला है वो है एकोमोडेटिंग आइटम। अब एकोमोडेटिंग आइटम को पहले मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर डिफिनेशन से देखिएगा। देखिए, जैसे मान लो किसी एक देश में क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, डबल एंट्री सिस्टम चलता है। क्रेडिट साइड जिसमें पैसा आया, डेबिट साइड से पैसा गया, लास्ट में सबका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मान लेते हैं क्रेडिट में आया है 100 रुपये और जब डेबिट हुआ है तो वो हुआ है 60 रुपये। डेबिट में हुआ 60 रुपये। जब हमने पूरा सम किया तो इधर आया 100, इधर आया 60, लेकिन जब हमने उसका डिफरेंस देखा तो ये तो 40 हो रहा है, यानी ये बैलेंस तो हुआ ही नहीं। जबकि बीओपी में क्या होता है? क्रेडिट और डेबिट दोनों साइडों का सम हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो, तभी तो बैलेंस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका नाम है। अब देखिएगा, ये 100 ये 60, तो हमें 60 को 100 बनाने के लिए 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट या 40 रुपये की इनकम का सोर्स और जनरेट करना पड़ेगा। तो ये जो 40 रुपये का ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन 40 रुपये का हुआ, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे? एकोमोडेटिंग आइटम का ट्रांजेक्शन। अब ये 60 और 40 कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। लास्ट में जाके अगर हम क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो गया? बीओपी हो गया। तो अब इसकी डेफिनेशन पेपर में क्या लिख के आएंगे एकोमोडेटिंग आइटम की? दीज आर दोज ट्रांजेक्शंस विच आर अंडरटेकन टू कवर फिनांस द डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। घाटे को या फिर सरप्लस को पूरा करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं हम उसे कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये दे अकर बिकॉज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस क्रिएट इम्बैलेंस। क्योंकि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस होते हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आ जाता है बच्चों? इम्बैलेंस आता है। कैसे? देखिएगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा था, एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। ये जरूरी तो नहीं है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमेशा बराबर हो। कभी किसी देश में एक्सपोर्ट बहुत कम होता है और इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? डेफिसिट। अब उस डेफिसिट को अगर कंप्लीट करना है, भरना है और अकाउंटिंग में सही दिखाना है, तो हमें उस डेफिसिट को भरने के लिए जो लोन लेना पड़ेगा या जो पैसा लेना पड़ेगा वो किस में जाएगा? वो एकोमोडेटिंग आइटम में इंक्लूड रखा जाता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। अब देखिएगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एकोमोडेटिंग आइटम, इसको समझते हैं। तो यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो आप फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं भरने के लिए, आईएमएफ से लोन लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। उसके बाद फॉरेन लोन जो लिए जाते हैं या ऑफिशियल रिजर्व में जो चेंज किया जाता है ना, दीज आर करेक्टिव ट्रांजेक्शंस। एमसीक्यू में कई बार ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। करेक्टिव ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा? एकोमोडेटिंग आइटम्स के ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ओके, अब कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसको देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, इसको देखिएगा, पहले आप खुद से लगाइएगा। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस बिटवीन। तो बीओपी किसके बीच का ट्रांजेक्शंस होता है? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच का ट्रांजेक्शंस है, उसको हम बीओपी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बच्चों, ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विजिबल आइटम्स के ट्रांजेक्शन इंक्लूड किए जाएंगे। अब गुड्स यानी सामान का आदान प्रदान कहाँ पे हो रहा है ना? तो एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस, इसमें तो सर्विसेज वर्ड आ गया, रेमिटेंस नहीं होगा, इंटरेस्ट अपलोड नहीं होगा। क्रूड ऑयल दिख रहा है, ये एक वस्तु, ये गुड है और ये विजिबल आइटम को इंक्लूड करता है। ठीक, नेक्स्ट, विच टर्म इज ट्रीटेड एज इनविजिबल आइटम, इसमें से कौन सा है जो इनविजिबल? इनविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सर्विसेज। तो इसमें से सर्विसेज आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है? इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट आइटम इन बीओपी। क्रेडिट का मतलब पैसे का आना, बीओपी में पैसा कहाँ पर आया है? जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो ही पैसा आएगा इकोनॉमी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 and question number 5 says remittances received from Indians working abroad are recorded under। जो आपने रेमिटांस इंक्लूड की है, तो रेमिटांस किसका पार्ट है? तो रेमिटांस किसका पार्ट है? सेकेंडरी इनकम। पैसा तो आ रहा है लेकिन ये हमारी प्राइमरी इनकम से नहीं आ रहा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेमिटांस सेकेंडरी इनकम पार्ट है। वीडियो को रिवर्स करिएगा, पीछे जाइएगा 15 मिनट, 10-15 मिनट पीछे, तो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट, इसमें से कौन सा करेंट अकाउंट का पार्ट नहीं है? तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट पेड अब्रॉड, एफडीआई एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर करेंट अकाउंट का पार्ट। बच्चों देखिएगा, जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है एफडीआई, ओके, उसके बाद आता है एफपीआई, उसके बाद आता है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो एफडीआई जो है ये वाला, ये इसका पार्ट नहीं है, किसका? करंट अकाउंट है, क्योंकि एफडीआई किसका पार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट का, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एफ डी आई इज रिकॉर्डेड इन, तो अभी देखा एफ डी आई किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज इट फॉलोज। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में कई बार रिपीट हुआ है, हमारे यहाँ क्या चलता है? डबल एंट्री सिस्टम चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ कंट्री इज सेड टू हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन। फेवरेबल तब होता है बच्चों जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, कौन सा इसमें ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है? बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, तो ये तो बोरोइंग है, उधारी ले रहे हैं, ये कैसा हो जाएगा? ये तो एकोमोडेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। ओके, तो ये तो गलत था, हमें चाहिए था कौन सा? ऑटोनॉमस का। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी एकोमोडेटिंग है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कैसा हो जाएगा? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। 11 नंबर है, विच आइटम इज एन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करिए और देखिए क्या इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस विद योरसेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू बुक्स और एनीवेयर एल्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच आइटम इज एन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेजिडेंट्स इन बीओपी। किसको हम रेजिडेंट कहते हैं? मैंने बताया था रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है। यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग कॉजेज करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट तब होता है जब आपका एक्सपोर्ट कम हो और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, बीओपी इंक्लूड्स। बीओपी में सारे ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 says BOP is always balanced and reason is every credit entry has a corresponding debit entry। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद से देखिएगा, ये 16, 17 एंड 18 नंबर, 19 नंबर एंड 20 नंबर। आपको लास्ट में मैं आंसर्स डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, अपने आंसर्स को मैच करिएगा एंड देखिएगा कि क्या आपके आंसर्स सही निकलते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।